हिंद वॉइस हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमर कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को आज अच्छी क्वालिटी और आवाज़ भी सही आ रही होगी। नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कौन कहाँ से खबर देखता है, वो भी कमेंट कीजिएगा। तो अपना मुद्दा आज का हम शुरू करते हैं। सर, एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि वहाँ के मुख्यमंत्री को कुछ चीज़ को लेकर नाराज़गी हो गई है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार से, यानी केंद्र सरकार से। तमाम चैनल्स पर चल रहा है। क्या वो मामला है? क्या योगी जी को हटाने की तैयारी चल रही है? पर्दे के पीछे ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप वो बताइएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो नसीहतें दी जा रही हैं और एक तरफ वक्त जो बारिश है, वो पोल खोल रही है। बहुत कुछ हो रहा है इस बारिश में, तो क्या कुछ अपडेट है जनता को बताएँ? योगी और मोदी की एक जोड़ी ऐसे बनाई गई थी जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने का ठेका इनके पास है। और आपने लगातार सुना होगा, मोदी जी हमेशा कहते थे डबल इंजन की सरकार, और योगी जी भी कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार। और आपको याद होगा चुनाव के दौरान जब भी कोई पत्रकार पूछता था कि बीजेपी की 400 सीट कैसे आ रही है, तो योगी जी कहते थे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें तो आ रही हैं और बाकी 320 सीटें पूरे देश से आएँगी। तो एक ऐसा भौकाल बनाया गया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और ये भ्रम जो है 4 जून को टूट गया। 4 जून को ऐसा टूटा कि आप समझिए कि होश, हवास, अकल जिसे कहते हैं, ठिकाने लगा दी लोगों ने और बता दिया कि योगी और मोदी जो अपनी जो है चलाते थे और अपनी लंबी-लंबी फेंकते थे, उसको जनता ने बता दिया कि तुम्हारा धरातल से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे जो नब्ज़ है, जनता की नब्ज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जनता ने बता दिया कि सरकार बनाने का काम जनता करती है, नेता उसके पीछे चल। अब जो 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आई हैं, उसका खामियाजा है कि मोदी जी 370 क्या, 272 क्या, वो भी नहीं ला पाए, और उनकी जो सीटें हैं, वो 240 है। और उन्हें 2 बैसाखियों के लिए जाना पड़ा, एक नीतीश कुमार की और एक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की। और ये सरकार उनके रहमो-कदमों पर चल रही है, और एक समय में जो कहते थे कि सत्ता का केंद्र पीएमओ है, आज के दिन सत्ता का केंद्र जो है पटना और जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ चला गया, और जो फैसले वहाँ किए जाएँगे, वो ही मोदी जी को मान्य पड़े। तो मोदी जी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हो गए हैं, मोदी जी का तेज चला गया है, मोदी ब्रांड जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। और जो 2 डबल इंजन की सरकार है, वो तब मोदी जी बोलते ही। आपने पिछले 30 दिनों में ये वाक्य नहीं सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन क्या है, ये समझो 36 इंजनों की सरकार है इस समय। इसीलिए मोदी जी आज मन की बात में कह रहे थे एनडीए की सरकार है। हम भी पहले कहते थे मोदी सरकार, और लगता था मोदी जी देश को चला रहे हैं। हर जगह मोदी जी की फ़ोटो होती थी। शौचालय का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे, सड़क का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे, रेल का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे, हवाई अड्डे का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे, किसी भवन का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे, सुरंग का उद्घाटन है मोदी जी करेंगे। यानी कि मोदी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो जिसका उन्होंने उद्घाटन नहीं किया हो। शमशान घाट का भी उद्घाटन उन्होंने करी। तो अब ऐसी हालत में जो आपका सवाल है कि क्या योगी को हटाने की साजिश चल रही है? मैं कहूँगा ये साजिश परवान चढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के हार के बाद एक इंटरनल सर्वे कराया गया। पहले तो आईबी ने किया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया, फिर आरएसएस ने किया, और तीनों सर्वों का कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नगर प्रमुख हो, चाहे वो पंचायत प्रमुख हो, उनकी हैसियत कुत्ते की तरह बना दी गई। दरोगा उनकी बात नहीं सुनता था। दरोगा भगा देता था, "चल भाग।" सीएमओ उनकी बात नहीं सुनता था, कहते भाग। आपको याद होगा जब कोरोना था, 3 विधायक तो ये कहते-कहते मर गए कि हमारी जान खतरे में है, हमें सुविधाएँ नहीं मिल रही, और वो बेचारे मर गए। 2 सचिव स्तर के केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, और वो कौन है? इतने महत्वपूर्ण है कि आज के भी जो कैबिनेट सचिव हैं, उनके वो एक तरह से बैचमेट थे।
उन दोनों ने और इन तीनों ने व्यवस्था की थी कि जब हम रिटायर होंगे तो एक साथ रहेंगे। जैसे पोस्ट रिटायरमेंट प्लान उन्होंने बनाई थी। अब वो 2 में से जो है कोरोना में मर गए। उनको पहले तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला और एडमिशन मिला तो गैस का जो ऑक्सीजन है, उसका सिलेंडर नहीं। और तब से हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो हिले हुए हैं और हमारे जो गृह सचिव हैं देश के, जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मोदी जी लगातार देते हैं, वो भी हिल गए थे। और हिलने का दौर तो ये है कि आप देखेंगे कि मोदी जी ने हर पद का एक्सटेंशन दिया है, सिर्फ़ एक पद को छोड़ दिया है, वो है देश के प्रधान न्यायाधीश का। मोदी जी की चलती तो उसमें भी वो एक्सटेंशन देकर एक थे जिनको राज्यसभा में लाए हैं, नाम याद करिए, वो आज भी देश के प्रधान न्यायाधीश होते, लेकिन मोदी जी वो नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में अब जो आपका सवाल है बड़ा वाजिब है कि क्या योगी जी को हटाने की साजिश चल रही है? मैं कहूँगा उस साजिश को, जैसे बम होता है ना सुतली बम, उसमें आप आग लगा दो, तो बड़ी देर तक दिखता नहीं है कि सुतली बम में आग लगी या नहीं लगी। लेकिन वो सुलग रहा है और एक दिन फटेगा और एक दिन पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ भूतपूर्व तरह की वहाँ पर सरकार गिर गई है और उनको बाहर निकाल दिया गया है और उनकी जो कार जिस कार में वो आई थी वो छिन गई। तो एक दिन आपको पता चलेगा योगी आदित्यनाथ को फरमान जारी हो गया है कि अब आप सिर्फ विधायक रह गए। मठ सँभालो अपना, गोरखपुर का जो मठ है वो सँभालो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस बारे में मैं कई केंद्रीय मंत्रियों को जानता हूँ जो दावा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ। आईजी के पास सारी खबर है, मोदी जी के पास सारी खबर है। 4 लोगों को मोदी जी ने कहा है तुम अगले मुख्यमंत्री कभी भी बन सकते हो। और वो सारे जो है इस रूप में आज बैठे हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, चंद दिनों की बात। अब सवाल आता है कि आखिर इतनी हलचल राजनीति में हो क्यों रही? मोदी जी हमेशा आप समझिए हेडलाइन मैनेज करने में एक्सपर्ट हैं। आपको पता चलेगा कि भई फलाना बड़ा हादसा हो गया, मोदी जी के जो अखबार हैं, जो गोदी मीडिया है, अगले दिन सुबह अखबार का पन्ना खोलेंगे, तो वो खबर मिलेगी नहीं। मणिपुर जल रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो खबर कहीं मिलती ही नहीं। अग्निवीर बेचारे कहाँ गए, उनकी खबर नहीं मिलती। अयोध्या में सड़क पे खड्डे हो गए हैं, उसकी खबर नहीं मिलती। अयोध्या का रेलवे स्टेशन गिर गया, उसकी दीवार गिर गई, वो खबर नहीं मिलती। रेलों में से पानी चू रहा है, हवाई जहाज में लोग भूखे बैठे हुए हैं, बसें जो है ज़मीन में धँस रही हैं, उसकी खबर नहीं मिलती। सिर्फ़ खबर कौन-सी आती है और क्यों आती है? खबर इसलिए आती है कि जो ये हादसे होते हैं, इसमें लोग मर जाते हैं तो उनकी एफआईआर भी लिखनी पड़ती है और उनके जो परिजन होते हैं, दुखी लोग होते हैं, वो बेचारे जो है बड़ा शोर मचाते हैं कि हमारे लोग सरकारी लापरवाही की वजह से मारे। तो एफआईआर लिखनी पड़ती है, एफआईआर लिखते हैं तो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है तो मुआवजे की घोषणा करनी पड़ती है। मुआवजे की घोषणा होती है तो लोगों को पता चल जाता है कि मोदी राज में क्या है। अब एक बड़ा प्रचार, एक बड़ा मज़ाक दिल्ली और दूसरे देश में चल रहा है, का जो हिस्सा गिरा, उसको बनवाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2009 में। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके लिए दोषी। सच क्या है? सच ये है कि ये तीनों जो एयरपोर्ट गिरे हैं, दिल्ली का, जबलपुर का और राजकोट का, उन तीनों का उद्घाटन मोदी जी ने किया और ज्योतिरादित्य जो हैं वो उसके सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। ये मंत्री का काम होता है गुणवत्ता की जाँच करे। बिहार में पुल गिर गया, आज मधुबनी में एक 5वाँ पुल गिर गया। एक पुल जो है जो बिहार और झारखंड को जोड़ता था वो गिर गया। अधूरा पुल था लेकिन वो गिर गया। यानी ये नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो मोदी जी की रोज़ पोल खोल देती है। बता देती है ये आदमी झूठा है, बेईमान है, क्योंकि आप जो है भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी
इलेक्ट्रॉनिक साइंस, रसायन शास्त्र, यानी नेचर के जो प्रिंसिपल हैं, वो तो मोदी जी के कहने पे नहीं चलेंगे, मोदी जी के इशारे पे नहीं चलेंगे। भाई गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने खोजा, अब मोदी जी ये कर दें कि नीचे से फव्वारे की तरह जो है चीज़ें नीचे से ऊपर जाने लगे, तो हो नहीं सकता। और अगर वो जाएँगी तो उसका एक नतीजा ये होगा कि अंततः वो लौट कर नीचे आएँगी। सुनीता विलियम जैसे अभी फँसी हुई है तो अंतरिक्ष में, जब वो उसका जो लैब है, अंतरिक्ष लैब, जब वो पृथ्वी पे आएगी तो पृथ्वी से टकराएगी, जिसके लिए अमेरिका की सरकार को एलन मस्क को कहना पड़ रहा है कि हम नहीं बचा सकते, नासा नहीं बचा सकता। दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश और अमेरिका ही नहीं उस लैब में है, उस लैब में ब्रिटेन भी जुड़ा हुआ है, उस लैब में कनाडा भी जुड़ा हुआ है, उस लैब में यूएसएसआर भी जुड़ा हुआ है, चीन भी जुड़ा हुआ है। ये पाँचों महाशक्तियाँ उस लैब को नहीं बचा सकती, वो किसके पास गए हैं? उन्होंने एलन मस्क से कहा है कि भई तुम हमारी मदद करो। तो कोई तो तासीर उस बंदे में होगी, जो अपने दम पे वो दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन, सबसे दिमाग वाला आदमी है। 5 देश दुनिया के सबसे ताकतवर, वो उससे कह रहे हैं कि भई तुम हमारी मदद करो। और उस एलन मस्क को हिंदुस्तान की सरकार क्या करती है? हमारे राजीव चंद्रशेखर धुतकारते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में एलन मस्क को कुछ नहीं पता। एलन मस्क नालायक है, 5वीं क्लास फेल है। वो इसलिए क्योंकि उसने कहा कि मोदी जी के राज में जो ईवीएम है, ये धोखाधड़ी करती है। ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम से फैसले बदले जाते हैं और इसलिए मोदी सरकार जो है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क को खूब गालियाँ देती है। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो एलन मस्क मोदी जी के मुताबिक वाक़ई में मूर्ख है। तो धनी आदमी इसलिए बन गया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग और पुतिन उसको अंदर खाने जो है अमीर बनाने में लगे हैं। जैसे मोदी जी अडानी अंबानी को दिन-रात अमीर बनाने में लगे हैं। या तो ये हो सकता है, या सच ये हो सकता है कि एलन मस्क वाक़ई बुद्धिमान आदमी, वाक़ई ज़हीन है, वाक़ई वो सही बोलता है और इसीलिए मोदी सरकार की पोल 140 करोड़ लोगों के सामने किसने खोल दी? एलन मस्क से खोल दी कि तुम्हारी ईवीएम बेईमान है। और ईवीएम के मत का मतलब क्या निकला? कि हमारा चुनाव आयोग बेईमान है। उस चुनाव आयोग के जो नतीजे हैं वो बेईमान हैं और उस चुनाव आयोग के बाद, नतीजों के बाद जो 4 जून को सरकार बनी है वो बेईमान है। बेईमानी की इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन मोदी जी जो है मन की बात में आज फिर अपना रेडियो खोलकर बैठ गए और उन्होंने बड़ी अजीब-गरीब बात की। उन्होंने आदिवासियों की प्रशंसा में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की कि आदिवासियों में नैसर्गिक बुद्धि होती है। ये पढ़े-लिखे ना हों लेकिन ऐसी चीज़ें ढूँढ लेते हैं कि ये हुल दिवस मनाते हैं। अब हुल दिवस ढूँढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मोदी जी ने आज एक नया शब्द दिया हुल दिवस। मैंने खोजा तो पता चला कि आदिवासियों की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? आदिवासियों की पीड़ा है कि हर्षदेव के जंगलों को मोदी जी ने अडानी के हवाले कर दिया है और जिस समय देश में चुनाव चल रहे थे उन 150 दिनों में अडानी ने 30,000 हेक्टेयर जंगल काट दिए। जंगलों को और आदिवासियों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ़ इसलिए कि जब जंगल कट जाएँगे, ज़मीन समतल हो जाएगी, नंगी हो जाएगी तो उसमें से खदान में से आयरन ओर, कोयला और जो उसमें खनिज हैं वो निकाले जाएँगे और अडानी सेठ की दौलत बढ़ेगी। अंबानी सेठ के लिए तो मोदी जी पीछे रहते हैं। जियो का सिम जब आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब मोदी जी ने का चेहरा था उसपे ₹500 जुर्माना भी लगा था। कि अबे तू कौन है भई? देश के प्रधानमंत्री को तूने सेल्समैन बना दिया है जियो का सिम खरीदने के लिए। और अब अंबानी सेठ के लड़के की शादी का निमंत्रण आपने देखा होगा एक कार्ड है, जिसकी कीमत है ₹90,000। वो अडानी, अंबानी ले लेके लोगों के पास जा रहे हैं,
बेटे की शादी 25% करानी। बढ़ गया सर, जियो ने शुरुआत की 25% बढ़ाने की। अरे भाई, सेठ के लड़के की शादी है तो उसका खर्चा तो जनता से ही वसूला जाएगा। शादी में बताया गया कि वो एक डांसर आई थी बाहर से, नंगे डांस किए थे उसने, उसको 70 करोड़ दिए थे। प्री वेडिंग शूट में रिहन्ना 970 करोड़ खर्च हुए। उसके बाद 3 दिन जब इलेक्शन के नतीजे आने थे, 7वें दौर की बात थी, उस समय भी मैरिज की, मेहंदी सेरेमनी, बाल रंगने की सेरेमनी, कपड़े पहनने की सेरेमनी हुई थी, उसमें भी 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो 2000 करोड़ रुपए तो उसमें खर्च हो गए और शादी में खर्च होंगे कम से कम 5000 करोड़। तो 7000 करोड़ रुपए कहाँ से आएँगे? जनता की जेब से, आपकी जेब काटेंगे। जेब कतरे के यहाँ शादी होती है, तो उसका जश्न जो है जेब कतरे के लोग मनाते हैं। लेकिन उसका दंड जो है उन लोगों को भोगना पड़ता है, जिसको जेब कतरा उनकी जेब काटता है। मोदी सरकार ने अंबानी सेठ को पूरी छूट दे रखी है कि लग जा। और ये ट्राई नाम की जो संस्था है, ये निहायत नालायक लोगों को बिठाया हुआ है वहाँ। जनता कह-कह के मर गई कि भाई पूरी दुनिया में महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ट्राई वाले जो मूर्ख हैं, कहेंगे नहीं, नहीं 28 दिन का होता है। हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसमें हमें बताया गया है कि महीना जो है 28 दिन का होता है और साल में 13 महीने होते हैं। ये 13वीं करते रहते हैं लोगों के दिमाग की। ट्राई जैसी संस्था बेईमानी में उसको एक स्वर्ण पदक मिलना चाहिए कि इन्होंने अर्थ में गणित जो है और इन्होंने जो अर्थशास्त्र है और इन्होंने जो अंक शास्त्र है और गणित जो है उसकी हत्या करके उसकी जो है लाश का जनाजा निकाल रखा है। मोदी सरकार के लिए 28 दिन का महीना ठीक है, क्योंकि इससे अडानी सेठ की जेब में पैसा आ रहा है, अडानी सेठ की जेब से पैसा मोदी जी की जेब में आ रहा है। तो एक तरह से चोरों ने सरकार पर कब्जा कर रखा है। टाटा के बारे में पढ़ते हैं हम, प्रेम जी के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेम जी ने 50,000 करोड़ रुपए दान किए। टाटा के बारे में आता है वो सबसे बड़ा दानी है। उसने कहा है कि मेरे ताज होटल में भारतीय सेना के अफसर और जवान आकर फ्री रह सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 2009 में 8.86 एकड़ ज़मीन जो कि सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी, उस पे कब्जा करके फर्जी दस्तावेज बनाकर वो ज़मीन अपने नाम करा ली। फिर उस पर उसने एक बैंक्वेट हॉल बनाया। उस बैंक्वेट हॉल पे वो शादी-ब्याह होते थे, उससे कमाई करता था और इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया। हेमंत सोरेन का कहना था ये नहीं है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। मोदी जी का कहना था कि इसे पकड़ो, पकड़ के इसको भारतीय जनता पार्टी में लाओ, इसको एनडीए में घुसेड़ो, इसकी सारी चीज़ों को जब्त कर लो और जब्त करने के बाद अब क्या हुआ? अब कह रहे हैं जी इस आदमी ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि उनकी अपील है कि हम उन्हें मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई रेप करने वाला है, आदमी औरत पर आरोप लगाए कि ये औरत कोऑपरेट नहीं कर रही है, मुझे रेप नहीं करने दे रही। आशाराम बापू की यही शिकायत थी कि जिन लड़कियों को मैं रेप करना चाहता हूँ, वो मना करती। राम रहीम का भी कहना ये है कि जिन औरतों के साथ मैं रात बिताना चाहता हूँ और उनके पतियों के मैंने अंडकोष निकलवा दिए ऑपरेशन करके, ये साले कोऑपरेट नहीं करते। मोदी सरकार आम जनता को भी उसी तरह का बनाना चाहती है कि जिस तरह से राम रहीम ने लोगों के अंडकोष निकलवाकर उनको हिजड़ा बना दिया और उनकी बीवियों के साथ अय्याशी की। मोदी सरकार भी चाहती है कि 140 करोड़ लोग देश के अपने अंडकोष निकलवाकर बैल बन जाएँ, बैल, कमाते रहें। मोदी जी के जीएसटी वाले आए उनको दे दें, ईडी वाले आए उनको दे दें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है वो भर दें, मोदी जी जो टैक्स लगाएँ वो देते रहें और तब मोदी जी कहेंगे ये मेरे देश के नागरिक हैं। मैं इनकी मन की बात में बड़ी प्रशंसा करूँगा। कुल दिवस मनाते हैं ये उल्लू दिवस मनाते हैं। सरकार उल्लू दिवस मनाती है मन की बात में हर बार और मन की बात कोई सुनता नहीं है।
आज भी आप किसी से पान वाले से पूछोगे मन की बात सुनी? वो कहेगा भाई कौन-सी बात कर रहा है? तो मोदी जी की विश्वसनीयता बिल्कुल पाताल में लग गई है और वो राहुल गांधी पर, इंडिया गठबंधन पर ये आरोप लगा रहे हैं। भाई वो क्या माँग है राहुल गांधी की? वो कहता है जी नीट में जो गड़बड़ हुई है उस पे चर्चा होनी चाहिए सदन में। खड़गे जी भी कहते हैं भई राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। आज जो है नीट यूजी की परीक्षा थी वो भी रद्द हो गई। आप देखिए पहले यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई, फिर नीट में गड़बड़ हुई, फिर जो आज जो परीक्षा होनी थी नीट यूजी वो परीक्षा रद्द हो गई। तो ये हो क्या रहा है? 76 लाख बच्चों के पेपर रद्द कर चुकी है मोदी सरकार और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को जोड़ लें तो वो 2 करोड़ हो जाते हैं। सिपाही भर्ती में धांधली और दूसरी परीक्षाओं में धांधली, स्कूल के मास्टरों शिक्षक भर्ती में ना धांधली, यानी मोदी सरकार का एक ही काम है धांधली करते रहो और जनता को समझो ये मूर्ख है। और जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने कहा कि इस पे चर्चा हो, तो आज एक बयान छपा है धर्मेंद्र प्रधान का। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हम जो चर्चा करवाना चाहते हैं, उस चर्चा से भाग रहे हैं। यानी भूखा आदमी कहे मुझे रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ, कहेंगे ये जो है खाना खाने से भाग रहा है। यानी सरकार ऐसी झूठ बोलती है कि जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को और एनटीए के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, इन सबको तिहाड़ में होना चाहिए। इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, इनके सर्टिफिकेटों की जाँच होनी चाहिए। इनके जो मालिक हैं, जिन्होंने इनको पाला-पोसा, बड़ा किया, शिवराज सिंह चौहान, जिनके राज में व्यापम हुआ और एनटीए वाले जो अध्यक्ष हैं, प्रदीप जोशी उस समय व्यापम के अध्यक्ष थे। इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ये कसूरवार हैं देश की जनता के, लेकिन मोदी सरकार को बड़ा यकीन है कि जनता अभी भी इनके पापों को माफ़ कर देगी। वक़्त लेकिन बड़ा बेरहम है, वक़्त आप समझ लीजिए इन सबको सज़ा देगा, ये मेरा मानना है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बहुत जानकारियाँ दी, अलग-अलग क्षेत्र की भी दी हैं और तमाम अलग-अलग अपडेट्स जो भी चल रहे हैं देश भर में, बड़े मुद्दे उनकी दी हैं। और लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम है इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। कल फिर मुलाकात होगी 10 बजे के आस-पास सर के साथ, नए अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।